नमस्कार दोस्तों, CKPC अड्डा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं बात करता हूं कौन से पार्ट पे दोस्तों। तो पार्ट नंबर रहेगा आपका दोस्तों यहाँ पर 91 रहेगा। इसके पहले हम लोग 90 नंबर का पार्ट जो है वो पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो 91 जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा, उसमें हीट ट्रीटमेंट रहेगा। तो चलिए पहले नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर टॉपिक जो है, धातु या एलाव को गर्म या ठंडा करने की इच्छित गुण को उत्पन्न करने वाली प्रणाली ऑपरेशन को ऊष्मा उपचार कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है धातु कोई मान लीजिए कि आपने सॉफ्ट लिया, ठीक है, और सॉफ्ट को क्या किया कि कोई एलाय को, या कोई एलाय है, एलाय मतलब मिश्रण हो जाएगा, धातु मेटल है, ठीक है। तो कोई क्या है दोस्तों कि आग पर उसको रखे आपने, ठीक है, जब ये हीट होगा तो इसके मॉलिक्यूलिक कण ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें आंतरिक परिवर्तन होगा, वही ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट हो जाता है। इच्छित गुण को प्राप्त करना, अपने अनुसार प्राप्त करना, किस प्रकार का मेटल को बनाना है इच्छित अनुसार, तो वह हमारा हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहलाएगा। या कहे तो दोस्तों धातु को ठंडा या गर्म करके उसके अंदर की संरचना बनावट को बदल देना हमारा हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार कहलाता है। अगला चलते हैं। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा स्टील को मुलायम या कठोर करना, उसके द्वारा मुलायम या कठोर करना, या ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, या आंतरिक प्रतिबल को दूर करना, या वांछित गुणों को उत्पन्न को दूर किया जाता है, ये हमारा हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि प्रभावित ऊष्मा उपचार, तो तापमान हो गया, होल्डिंग और समय हो गया, हीटिंग दर हो गई, कूलिंग दर हो गया, चूल्हा वातावरण हो गया, ये सब ऊष्मा उपचार के क्या है, कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये सारे फॉलो किए जाते हैं ऊष्मा उपचार में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनरिंग द्वारा आंतरिक प्रतिबल को दूर करना और तन्यता बढ़ाना, स्टील मुलायम करना, ग्रेन साइज को सुधारना, ये सारी प्रक्रिया होती है क्योंकि भट्ठी में क्योंकि इसको छोड़ दिया जाता है और मशीनिंग करने योग्य इसको बना लिया जाता है। अगला देखते हैं, एनरिंग द्वारा इस्पात को मृदु बनाया जाता है, मृदु नरम बनाया जाता है, हार्ड नहीं सॉफ्ट बनाया जाता है। अगला, एनलिंग के अंतर्गत उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील को क्रांतिक तापमान पर उसको कम समय तक, क्रांतिक तापमान पर कम समय तक गर्म किया जाता है। तो जो हमारा टेम्परेचर होता है, क्या करेंगे, क्रांतिक तापमान पर गर्म करके उसको ठंडा करेंगे, हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों यहाँ पर एनलिंग के अंतर्गत, उसमें प्रक्रिया चेंज करने के इस्पात को, क्रांतिक टेम्परेचर को उसको कम करके गर्म करके उसके अंदर की उच्च गुणवत्ता को या जो भी हार्डनेस है, टफनेस है, सुधारने का प्रक्रिया एनलिंग के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर, एनलिंग निम्न कार्बन इस्पात को क्रांतिक तापमान से कुछ ऊपर तक रखा जाता है। क्रांतिक क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उससे कुछ ऊपर तक रखा जाता है। कब, कार्बन इस्पात को जब हम क्रांतिक तापमान से कुछ ऊपर तक गर्म करते हैं, जैसे 700 लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, अपर क्रिटिकल की बात करें तो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ किताबों में अलग अलग है दोस्तों, और इसमें जो बता रहा हूँ उसी से मैचिंग करके है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एनलिंग के अंतर्गत कूलिंग दर बहुत कम होती है, कूलिंग दर इसीलिए भट्ठी में ठंडा किया जाता है। एनलिंग के अंतर्गत कूलिंग दर, ठंडा होने की दर क्या किया जाता है, बहुत कम होती है, इसीलिए उसको भट्ठे में भुजे हुए चूने या राख में ही छोड़ दिया जाता है। एनलिंग द्वारा मशीनिंग योग्यता, मशीनेबिलिटी में सुधार होता है, मतलब उस लोहे को मशीन योग्य बनाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, एनलिंग द्वारा धातुओं के यांत्रिक गुण को सुधारना या तन्यता चिमड़ापन में वृद्धि लाना, ये एनलिंग प्रक्रिया के ही द्वारा किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, एनलिंग द्वारा धातु को आंतरिक प्रतिबलों से मुक्त बनाया जाता है, उसके अंदरूनी प्रतिबलों त्रुटियों से उसको मुक्त बनाया जा सकता है। ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसके अंतर्गत इस्पात को कठोर किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। जब उसको हार्ड करेंगे तो हार्डनिंग बोला जाएगा, ठीक है। हार्डनिंग में जल, तेल, लवण, कास्टिक सोडा आदि का प्रयोग किया जाता है। जब हार्डनिंग करेंगे तो जल, तेल, लवण, कास्टिक सोडा में उसको डुबोकर हार्ड किया जाता है। कठोरण द्वारा इस्पात को घिसाव रोधी, वेयर रेजिस्टेंस तथा अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाया जाता है, मतलब कटने तथा काटने का विरोध करता हो वह हमारा हार्डनिंग कहलाता है। कठोरण कार्बन संगठन की मात्रा, अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, शीतलन दर,
रेट ऑफ कूलिंग तथा कार्यखंड के साइज को, साइज ऑफ वर आदि बातों पर निर्भर रखता है जो हार्डनिंग होती है। इस्पात का वांछित कठोरता उसके शीतलन दर पर निर्भर करता है, ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। कठोरित इस्पात की कठोरता तथा भंगुरता को कम करने की ऊष्मा उपचार को क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। मतलब मार्टनसाइड स्ट्रक्चर को टूरॉक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो टेम्परिंग बोलेंगे। यहाँ की विधि की बात करें तो 220 डिग्री सेल्सियस से लेके 330 डिग्री सेल्सियस तक है। एलॉय स्टील को हाई स्पीड स्टील में 560 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तेल या पानी में या दूसरे टेम्परिंग दर में कई बार इसको गर्म या ठंडा किया जाता है और इस विधि को टेम्परिंग बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। पायनीकरण। टेम्परिंग द्वारा इस्पात को कठोर, भंगुर, कम तनन तथा सामर्थ्य बनाई जाती है। अभी जो मैंने बताया ऊपर वही है। पायनीकरण तन्यता, डक्टिलिटी, चिमड़ापन में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। कठोरित इस्पात, हार्डन स्टील मुक्त घटक मार्टेनसाइट होता है। कौन सा होता है उसमें? मार्टेनसाइट होता है, मार्टेसाइट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है वह तापमान जिस पर मार्टेनसाइट का विघटन आरंभ हो जाता है उसे टेम्परिंग ट्रीटमेंट या टेम्परेचर कहलाता है। अगला है पायनीकरण विधि में मार्टेनसाइट की विघटन दर बढ़ती है। जब टेम्परिंग टेम्परेचर में वृद्धि से मार्टेनसाइट की विघटन दर घटती जाती है दोस्तों। क्या है? दर बढ़ती जाती है, घटता नहीं है, बढ़ती जाती है। अगला है दोस्तों नॉर्मलाइजिंग द्वारा या नॉर्मलीकरण के द्वारा इस्पात के रेशों को सुधारने के लिए, आंतरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए, कुछ भौतिक गुण प्राप्त करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है दोस्तों? हैमरिंग, रोलिंग, बेंडिंग के द्वारा धातु के आंतरिक गुण में बदलाव हो जाती है, जिस कारण से उसके धातु के ग्रेन जो होते हैं क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और धातु के कण अपनी असली हालत में लाने के लिए हम कुछ विधि भी अपना लेते हैं, उसी विधि को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर तथा गर्म करके स्थिर हवा में धीरे धीरे स्वतः ठंडा होने के लिए नॉर्मलाइजिंग विधि को छोड़ देते हैं। इस पर स्टील के कणों में जो तनाव होता है वह कम हो जाता है और वह कण बारीक हो जाते हैं, जिससे स्टील मशीनिंग योग्य बन जाती है। यह हमारा नॉर्मलाइजीकरण हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नॉर्मलाइजीकरण में इस्पात को उसके क्रांतिक तापमान से, मतलब नॉर्मलाइजिंग में 40 से 50 तक अधिक गर्म कर सकते हैं। नॉर्मलाइजीकरण का मुख्य उद्देश्य रेशों जो उसके अंदर रेशा होता है सुधार के लिए ही किया जाता है। नॉर्मलाइजीकरण द्वारा इस्पात के खंडों तथा ढलजों कास्टिंग्स के आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए या कणों को सुधार करने के लिए हम नॉर्मलाइजीकरण करते हैं। नेक्स्ट है इस्पात की सतह कठोर बनाने की क्रिया को पृष्ठ कठोरीकरण या उसको इंग्लिश में केस हार्डनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर ये आपका जॉब है और जॉब के इस ऊपर को कठोर करना है एक एमएम, तो ये जो ऊपर का पार्ट हार्ड होगा उसे केस हार्डनिंग किया जाएगा। इसके लिए कई सारी विधि है, केस हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग, सोडियम कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग एंड गैस साइनाइडिंग, ज्वाला कठोरीकरण, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सारे इसके अंतर्गत में आते हैं। अगला पृष्ठ कठोरीकरण इस्पात में कार्बन, नाइट्रोजन आदि का विसरण डिफ्यूजन उच्च तापमान करके उसको क्या किया जाता है? संतृप्त किया जाता है। पृष्ठ कठोरीकरण में ऊपरी भाग को कार्बन की सतह उस पर ऊपर चढ़ाई जाती है या नाइट्रोजन गैस का छिड़काव करके या गैस को उसमें छोड़कर उसके ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न कार्बन इस्पात की सतह पर कार्बन का विसरण डिफ्यूजन ऑफ कार्बन की कठोरता को प्रदान करना कार्बोराइजिंग कहलाती है। उसकी ऊपरी सतह को हार्ड करना ही कार्बोराइजिंग सीधे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जब कठोर किए जाने वाले अवयवों को
ठोस कार्बन पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो उसे पैक कार्बोराइजिंग बोला जाता है। जब ठोस कार्बन पाउडर बोला जाएगा तो पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगी। जब कठोर किए जाने वाले अवयव कार्बनमय जैसे मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, फ्लेम में गर्म किया जाए उसे गैस कार्बोराइजिंग बोलते हैं। फ्लेम में गर्म किया जाता है तो उसे गैस कार्बोराइजिंग बोलते हैं। अगला है नाइट्राइडिंग इस्पात में क्या अमोनिया गैस वातावरण में गर्म किया जाता है। एक बंद चैम्बर में नाइट्राइडिंग में इस्पात को जब हम रखते हैं नाइट्राइडिंग विधि में तो अमोनिया गैस का वातावरण में उसको गर्म किया जाता है। नाइट्रोजन अल्फा लोहा से मिलकर संतृप्त अवस्था में नाइट्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्राइड बन जाता है। अगला है नाइट्राइडिंग द्वारा तैयार की सतह को 900 से 1100 ब्रिनेल नंबर तक होती है। जो नाइट्राइडिंग द्वारा तैयार सतह की कठोरता होती है वो ब्रिनेल नंबर जो चेक किया जाता है वो 900 से 1100 तक होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नाइट्राइडिंग क्रिया के लिए द्रुत शीतलन क्वेंचिंग की आवश्यकता नहीं होती। नाइट्राइडिंग में क्वेंचिंग का बात करें तो जल्द से जल्द उसको शीघ्र से शीघ्र ठंडा करने की विधि 180 डिग्री पर सेंटी की रफ्तार से कितने अब इसमें ये कह रहा है कि जब क्रिटिकल तापमान पर गर्म किए हुए स्टील को जल या तेल में या किसी अन्य तरल में पदार्थ में शीघ्र ठंडा करने की विधि को क्वेंचिंग कहते हैं। लेकिन नाइट्राइडिंग में क्या होता है? क्वेंचिंग नहीं होती है। किस में होती है? तो हार्डनिंग में होता है। ठीक है। नाइट्राइडिंग क्रिया का उपयोग मुख्यतः निम्न कार्बन इस्पात मिश्र धातु के लिए किया जाता है। नाइट्राइडिंग विधि क्योंकि जो धातु क्या होते हैं थोड़ा सा निम्न होते हैं, मुलायम होते हैं, उनके ऊपर केस हार्ड करने के लिए ये सारे प्रयोग किया जाता है। अगला क्या कह रहा है? नाइट्राइडिंग क्रिया द्वारा तैयार सतह को या तैयार सतह की कठोरता कार्बोराइजिंग द्वारा सतह की कठोरता से उच्च हो जाती है। जो हमने सतह तैयार किया है अगर वहाँ पे कार्बोराइजिंग प्रक्रिया कर देंगे फिर से दोबारा उसके ऊपर को हार्ड कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? उसका सतह बिल्कुल कठोर हो जाएगा। नाइट्राइडिंग क्रिया के पश्चात किसी ऊष्मा उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब नाइट्राइडिंग कर देंगे तो फिर ऊष्मा उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाइट्राइडिंग क्रिया कार्बोराइजिंग की अपेक्षा महंगा होता है। क्या होता है? महंगा पड़ जाता है। नाइट्राइडिंग क्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। किसमें? नाइट्राइडिंग जब हम करते हैं तो उसमें महंगा समय अधिक लगता है। क्यों समय अधिक लगता है? कि इस विधि में एलॉय स्टील के पार्ट को जब हम लेते हैं हार्ड करने के लिए हार्ड करने के लिए तो जैसे निक्किल हो गया Ni की बात करेंगे और स्टील क्रोमियम स्टील हो गया Cr की बात करेंगे, निक्किल क्रोमियम की बात हो जाएगा तो निक्किल क्रोमियम हो जाएगा, कार्बन मैंगनीज स्टील हो जाएगा। ऐसे मटेरियल्स को लेने के बाद से क्या करते हैं हम एक अमोनियम गैस उसमें भर दी जाती है और फर्नेस में एक बॉक्से में रख के हम कितने तक रखते हैं उसको 510 डिग्री सेल्सियस से लगभग 640 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके बाद सतह को कठोर किया जा सकता है। ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? साइनाइडिंग में साइनाइडीकरण में इस्पात की सतह को कार्बन तथा नाइट्रोजन द्वारा विसरण या डिफ्यूज किया जाए द्वारा संतृप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। साइनाइडीकरण की बात कर रहा है। ये कौन सी? तो साइनाइडीकरण की बात कर रहा है। साइनाइडिंग भी होता है और कहीं कहीं पे साइनाइडीकरण होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के द्वारा डिफ्यूज किया जाता है। समझ रहे हैं बात को? सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ये सारे भी मिलाए जाते हैं और इसका टेम्परेचर की बात करेंगे साइनाइडिंग की तो 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। और इसकी कई विधि भी होती है, छिड़कन विधि, द्रव्य साइनाइडिंग विधि, गैस साइनाइडिंग विधि, इतनी सारी विधि होती है इसकी। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है साइनाइडीकरण क्रिया द्वारा तैयार सतह को कठोर कार्बोराइजिंग की अपेक्षा अधिक नाइट्राइडिंग की अपेक्षा कम कठोर होती है। जो साइनाइडीकरण होता है क्रिया के द्वारा सतह को कठोर कार्बोराइजिंग की अपेक्षा अधिक, लेकिन नाइट्राइडिंग की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है नाइट्राइडिंग की अपेक्षा? कि इसका मटेरियल देख लीजिए, सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जैसे लेंगे तो वो कम कठोर होगी। या उसमें क्रोमियम था, क्या था? क्रोमियम था और क्रोमियम स्टील था, इसलिए वो सबसे हार्ड था। चलिए आगे।
साइनाइडिंग क्रिया कार्बोराइजिंग की अपेक्षा महंगा तथा नाइट्राइडिंग की अपेक्षा सस्ता होता है। साइनाइडीकरण क्रिया कार्बोराइजिंग की अपेक्षा महंगा होता है, लेकिन नाइट्राइडिंग की अपेक्षा क्या होता है, सस्ता होता है। चलिए आगे ज्वाला कठोरीकरण फ्लेम हार्डनिंग की बात करेंगे तो ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला द्वारा लगभग क्रांतिक तापमान तक गर्म करके जल और तेल का फुवारा किया जा सकता है। वो कैसे रहेगा, जैसे इंडक्शन हार्डनिंग बोलेंगे या फ्लेम हार्डनिंग की बात करेंगे तो उस पर क्या कहता है कि किसी भी मीडियम कार्बन इस्पात को क्या करेंगे, इसमें मीडियम कार्बन इस्पात को ले लेंगे और जैसे क्रैंक हो गया, पिन हो गया, एक्सल हो गया, कैम गियर हो गया, केस हार्ड करने के लिए हम इस विधि का ज्वाला कठोरीकरण फ्लेम हार्डनिंग का उपयोग करते हैं। और आगे उसको क्या किया जाता है, उस पर रख देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएगा और पानी का फुहारा डाल डाल के उसको हार्ड कर लेंगे ज्वाला कठोरीकरण में। अगला है ज्वाला कठोरीकरण फ्लेम हार्डनिंग बड़े कारखंडों के लिए प्रयुक्त होता है। बड़े कारखंडों के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से हार्ड कर सकते हैं। ज्वाला कठोरीकरण में कठोरीकृत पृष्ठ की गहराई ज्वाला तापमान शीतलन दर पर निर्भर करती है। जितना मटेरियल हार्ड हो जाएगा, लाल तप्त हो जाएगा, उतना पानी का छिड़काव जाएगा, शीतलन दर जितना अंदर पहुंच जाएगा उतना और ज़्यादा अधिक वो क्या हो जाएगा, हार्ड होता जाएगा। इसीलिए शीतलन दर पर इसको निर्भर किया जाता है। ये वाला पॉइंट पे इस्पात की केवल बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए केस हार्डनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, सत्य है। अगला इस्पात के कठोरण हार्डनिंग के दौरान इस्पात को अकस्मात ठंड किया जा सकता है। इस्पात के कठोर हार्डनिंग के दौरान इस्पात को जब हार्डनिंग करेंगे अकस्मात अचानक धड़ाक से उसको पानी में डालिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे गुण परिवर्तित होने लगेगा। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य असामान्य स्ट्रक्चर की रिफाइनिंग करना होता है। क्या होता है, उसके अंदर के गुणों को बिखरने को रिफाइंड करने की विधि को नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नाजुक अवयवों को तेल में शीतलन या क्विंचिंग किया जाता है, जिसमें क्रैंक हो गया, उपजेन की संभावना को दूर किया जा सकता है। जैसे कि उसमें लोहा होता है तो उसमें ऐसे स्ट्रेच फटने जैसी हो जाती है, तनाव हो जाती है, टेढ़ा हो जाता है, उसको दूर करने के लिए क्वेंचिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमियम एलॉय स्टील की कठोरीकरण विधि में अमोनिया गैस की छिड़काव किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है ऑर्डिनेंस में। टूल स्टील की टेम्परिंग टफनेस में सुधार आता है, परंतु भंगुरता ब्रिटलनेस कम होती है। टूल स्टील की टेम्परिंग से टफनेस तो में सुधार आता है, परंतु भंगुरता क्या हो जाती है, टूल स्टील में कम हो जाती है। नेक्स्ट है कठोरता कम करने या स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए कठोरता, जहाँ पर रिफाइन शब्द आ जाए वहाँ पर नॉर्मलाइजिंग तुरंत मार दीजिएगा। कार्बोराइजिंग क्रिया 900 डिग्री सेल्सियस से 950 तापमान के मध्य तक किया जाता है। नेक्स्ट है यूटेक्टायर्ड स्टील के उच्च और निम्न क्रांतिक तापमान एक समान ही होता है। अगला है कुछ अवधि के लिए इस्पात को निश्चित तापमान पर लगातार गर्म करने को क्या बोलते हैं, शॉकिंग पीरियड बोलते हैं। अगला है इस्पात की हार्डनेस। इस्पात की हार्डनेस प्रतिशत मात्रा तापमान जिस पर इसे गर्म किया जाता है या ठंडा करने की दर पर ही निर्भर करता है, जो हार्डनेस की क्षमता है उसकी। अगला है लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक मिश्रण सीमेंटेशन कहलाता है। जिसमें सीमेंटेशन होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फेराइट और सीमेंटाइट दोनों मिलकर इस्पात लिमोनेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे परलाइट या पियरलाइट कहा जाता है। अगला है नॉर्मलाइजिंग में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। क्विंचिंग प्रतिबलों को दूर करने के लिए हार्ड किए गए इस्पात को दोबारा 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम उसको पुनः पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग में इस्पात पर पपड़ी या स्लैग नहीं बनता। जब इंडक्शन हार्डनिंग करेंगे तो पपड़ी नहीं बनता। ज्वाला फ्लेम हार्डनिंग में इतना से इतना परसेंट 0.35 और या 0.70% तक कार्बन इस्पात के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग टेम्परेचर। गर्म करने से पहले पूर्व तापमान
किया जाता है, पूर्वतापन किया जाता है, जिसे क्रैंकों की संभावना कम होती है। इसको करने से क्रैंकों की संभावना बहुत कम होती है। हाई स्पीड स्टील के लिए बात कर रहा था। अगला आपका है, इस्पात को नॉर्मलाइजीकरण या नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करना, उसके अंदर के प्रतिबलों को या ग्रेन साइजों को सुधार करने के लिए हम यह विधि उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कार्बन स्टील के टुकड़ों को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर गर्म कर दिया जाता है। उसे इस तापमान के कुछ घंटों तक रखा जाता है। और कौन से ऊष्माउपचार की विधि इसमें प्रयोग किया जाता है? तो रखा जाता है तो एनलिंग सीधे मार दीजिएगा, ठीक है। जब रखा जाएगा तो एनलिंग मार दीजिएगा सीधे। ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव क्रैंक हो जाने की संभावना का कारण क्या होता है? इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? क्रैंक हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केस हार्डनिंग एक ऐसी विधि है जिसमें सरफेस की ऊपरी सतह हार्ड बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पर केस हार्डनिंग करते हैं? तो निम्न कार्बन स्टील पर हम लोग क्या कर सकते हैं? केस हार्डनिंग कर सकते हैं। अगला कह रहा है हमारा कि हार्ड किए हुए टूल से आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? तो आंतरिक के लिए टेम्परिंग विधि उपयोग किया जाएगा, एनलिंग से नहीं, नॉर्मलाइजिंग से नहीं, केस हार्डनिंग से नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टील के में चिमड़ापन या टॉन्गनेस बढ़ाने तथा भंगुरता को कम करने के लिए ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि इसमें ले सकते हैं? तो पायनीकरण विधि जो होता है उसे हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, केस हार्डनिंग किस विधि में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्राइडिंग सीधे मार दीजिए कि अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। यहाँ पे सारा कुछ उसका विखंडन लिखा है दोस्तों। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियाँ होती हैं? तो पृष्ठ हार्डनिंग की जो विधियाँ होती हैं, केस हार्डनिंग की ही दो विधियाँ होती हैं। यहाँ देखिए केस हार्डनिंग है और केस हार्डनिंग की विधि यहाँ पे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग तीनों बताया गया है। और उसके अंतर्गत यहाँ पर पृष्ठ विधियाँ कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग तीनों बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये औजार इस्पात के निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद द्रुत शीतलन क्वेंचिंग क्यों हो जाता है? तो क्वेंचिंग इसलिए हो जाता है कि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसको क्वेंचिंग किया जाता है, ठीक है, उसको क्वेंचिंग कर देते। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के ऊष्मा उपचार की आवश्यकता होती है कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, हम उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदु इस्पात के पार्ट की बाहरी सरफेस को के स्पेस के द्वारा कठोरीकरण किया जाता है। तो केस हार्डनिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट्राइडिंग विधि में NH3 उसका फार्मूला है, गैस को कितने 500 से 650 पर छोड़ा जाता है? कितने 500 से 650 पर छोड़ा जाता है। कार्बोराइजिंग का अभिप्राय क्या होता है? अवयव के सतह पर कार्बन प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाना, यह कार्बोराइजिंग का काम होता है। अगला है, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाला उपकरण क्या होता है? तो पायरोमीटर जो होता है अधिकतम टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। औजार इस्पात की सरफेस की हार्डनिंग के लिए प्रयोग की जाती है। औजार टूल इस्पात की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इंडक्शन हार्डनिंग में किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग बहुत सारे औजारों को ही हार्डनिंग करने के लिए किया जाता है। हार्डनिंग करते समय लोअर कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान कितना होता है? तो निम्न की बात करेंगे 723 डिग्री सेल्सियस, और उच्च की बात करेंगे तो 800, आप बता दीजिएगा 825 या 800, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर में लगभग हार्डनेस कितनी होती है? तो यहाँ पर 62 HRC बोल देंगे, हाइपर रैप्चर कैपेसिटी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से शीतलन माध्यम का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में है तथा धीमे से ठंडा करना है? तो वहाँ पर बोलेंगे धीमे से वायु हो गया, तेल हो गया, ब्राइन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें धीरे से हम कर सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील आंतरिक स्ट्रक्चर, तो नॉर्मलाइजिंग इसको बोल देंगे। ग्रेन स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, आंतरिक गुण को सुधारने के लिए नॉर्मलाइजिंग। ऑस्टेनाइड को शीघ्र ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है?
तो मार्टेनासाइड प्राप्त होता है। जब उसको ठंडा करेंगे तो मार्टेनासाइड प्राप्त हो जाएगा। ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सोल्यूबल बनती है तो क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे ऑस्टेनाइड दोस्तों, ठीक है, या Fe2C लॉ कार्बन, ठीक है। अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विधि के निश्चित तापमान पर, क्या है, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि में निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एनलिंग तुरंत मार देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ऊपर क्लियर कराया जा चुका है दोस्तों। एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ कह रहा है तो मशीनिंग योग्यता में सुधार लाना, मशीन कार्य के लिए मेटल को तैयार करना, यही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल्स है। सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल्स की बात कर रहा है। सॉलिड पेट्रोल, मिट्टी, अमोनिया, ये सब नहीं है। लकड़ी का कोयला जो होता है सॉलिड कार्बोराइजिंग जो होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्विंचिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो तेल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। किसका, तेल का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील के टूल के हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों। तो 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात करेंगे तो फ्यूजिबिलिटी की, तो कास्ट आयरन का 1250 भी होता है। दोनों में डिफरेंट देख लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। अगला ये है कि हार्ड की हुई स्टील कंपोनेंट टेम्परिंग करने के लिए चिमड़ापन क्या करना था, बढ़ाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए। क्यों ठंडा करना चाहिए भाई, और कहाँ ठंडा करना चाहिए। तो कमरे के तापमान, स्थिर हवा में उसको ठंडा करना चाहिए। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, कार्बोराइजिंग कहेंगे। लो कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं है, फिर बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोराइजिंग। स्टील को अपर क्रांतिक तापमान से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने की विधि को क्या बोलेंगे, सीधे नॉर्मलाइजिंग बोल देंगे दोस्तों, ठीक है। कमरे की, यहाँ राख की बात करेगा तो एनिलिंग की बात किया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है निम्नलिखित में से कंपोनेंट पपड़ी स्केल मुक्त सतह बनती है, किसमें बनती है, इंडक्शन हार्डनिंग में, सीधे लगा दीजिएगा आप, ठीक। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।